गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डिटेल में बात किया। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर की क्या इफेक्ट होती है कॉन्सेंट्रेशन पे। देखो, बहुत ही इजी चीज़ है प्रेशर के लिए। मैं आपको दो चीज़ें बोलूँगा रिगार्डिंग प्रेशर जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, अब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया है। दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट होते हैं। वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तब रिएक्शन ज्यादा मोल से यानी कि मोर अमाउंट से लेस अमाउंट की ओर जाएगा। जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन मोर अमाउंट से लेस अमाउंट की ओर जाएगा। कैसे? देखो, आप एक बेंचेस के ऊपर 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हो और मैं आपको बोलूं कि आपको और 2 स्टूडेंट को बिठाना है, इट विल बी डिफिकल्ट, राइट? और अगर आप एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे हो और वहां पे मैं 2 स्टूडेंट बिठाने को बोलूं, इट विल बी इजी। तो ऐसा ही यहां पे होता है। अगर ज्यादा मोल है और आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसको कंफर्ट लेवल कहां मिलेगा? जहां पे लेस मोल है तो वहां पे उनको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा पर मोल। इसीलिए रिएक्शन ज्यादा मोल से लेस मोल की ओर जाएगा, कम मोल की ओर जाएगा जब प्रेशर इंक्रीज करते हो, और उससे ऑपोजिट जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हो या फिर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन जो है वो लेसर मोल से ज्यादा मोल की ओर जाएगा। ये 2 चीजें आपको प्रेशर के लिए याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, अ प्रेशर चेंज ऑब्टेन बाय द चेंजिंग द वॉल्यूम कैन इफेक्ट the yield of the products in case of gaseous reaction, where total number of moles of gaseous reactant and total number of moles of gaseous product are different. पहले तो अगर डेल्टा एन 0 है यानी कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल और रिएजेंट के गैसियस मोल दोनों एक जैसे हैं, तो वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में मोल है। लेकिन अलग अलग मोल हुए दोनों तरफ, तब जाके प्रेशर का इफेक्ट होगा। ओके, इन अप्लाइंग Le-Chatelier principle in the heterogeneous equilibrium, the effect of pressure change into solid on the solid and liquid can be ignored because solid और liquid पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। The volume of the solid and liquid is nearly independent of pressure. We know that. इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है सॉलिड कंपाउंड और लिक्विड कंपाउंड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। चलो, अब ज्यादा अच्छे से समझने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 से रिएक्ट करवाया, CH4H2O बनता है। अब देखो, प्रोडक्ट के 2 मोल हुए और रिएजेंट के 4 मोल हुए। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, डिक्रीज करोगे तो रिवर्स रिएक्शन होगा। ओके, देखो, 4 moles of gaseous reactant and 2 moles of gaseous product. Suppose equilibrium mixture kept in a cylinder fitted by the piston at a constant temperature is compressed to 1/2 of the original volume. वॉल्यूम आपने हाफ किया तो प्रेशर डबल हो जाएगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज किया तो ज्यादा मोल से कम मोल की ओर रिएक्शन जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। Then total pressure will be doubled, right? The partial pressure, therefore concentration of the reactant and product also changed and mixture is no longer at the equilibrium. अब वॉल्यूम हाफ किया तो concentration भी डबल हो जाएगा। The direction in which reaction goes is re-established equilibrium can be predicted by applying Le-Chatelier principle. Since pressure has been doubled, the equilibrium now shift in a forward direction, a direction in which number of moles of gaseous or pressure decreases.
जहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा उस ओर रिएक्शन जाएगा। तो जहां पे लेसर मोल है वहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन है ज्यादा मोल से कम मोल की ओर जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इस रिएक्शन के लिए। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय द QC। अब देखो, आपका कॉन्सेंट्रेशन डबल होता है तो आपका QC का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ये बनेगा QC का फॉर्मूला। अब यहां पे डबल, यहां पे डबल, यहां पे डबल और यहां पे डबल का 3 पावर, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो QC का वैल्यू KC से कम हुआ तो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब उससे ऑपोजिट ये रिएक्शन जो है, यहां पे प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएजेंट के 1 ही मोल है, क्योंकि कार्बन तो सॉलिड है उसको नहीं गिनना है। तो यहां पे प्रोडक्ट के मोल ज्यादा, रिएजेंट के कम हुए, तो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिवर्स रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन ही करना पड़ेगा। सो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम एंड वॉल्यूम ऑल्सो। ओके, चलो उसके बाद का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, इफेक्ट ऑफ द इनर्ट गैस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर पे कोई चेंज किया तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो उसका इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। चलो क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। हमारे पास 2 रिएक्शन है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, यानी कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि हीट रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से Kc डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा Kc डिक्रीज होगा, किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे डेल्टा H पॉजिटिव होता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होता है, तो यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो अगर आपने यहां पे टेम्परेचर प्लस किया तो Kc इंक्रीज होगा, और अगर आपने एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो Kc डिक्रीज होगा। यह सबसे पहली बात, ठीक है। यानी कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर कम रखना है, एंडोथर्मिक का रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा रखना है, क्योंकि एंडोथर्मिक में ओरिजिनली टेम्परेचर कम होता है। चलो, whenever equilibrium is disturbed by the change in the concentration, pressure or volume, the composition of equilibrium mixture changes because the reaction constant QC की वजह से no longer equals to the equilibrium constant Kc. However, when the change in temperature occurs, value of Kc is also going to be changed. अगर आपने प्रेशर, वॉल्यूम या फिर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया तो उससे Kc चेंज होता है और Kc चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो साथ में Kc भी चेंज होगा। देखो यहां पे, इन जनरल द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ डेल्टा H। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेल्टा H नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक के लिए, पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक के लिए। चलो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव डेल्टा H डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर आपने एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज किया, Kc डिक्रीज होगा। जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने एक्सोथर्मिक में तो Kc डिक्रीज होगा, और अगर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो Kc इंक्रीज होगा। ये टाइप ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, याद रखना है, ठीक है। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे पॉजिटिव साइन होगा वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ Kc भी इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम की बात तो अभी तक की ही नहीं है हमने सिर्फ किसकी बात किया है अभी तक? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की है, क्योंकि वो भी चेंज होता है ना। चलो,
टेम्परेचर चेंज अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा, यह भी याद रखना है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे रिएक्शन का स्पीड भी डिक्रीज होगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एमोनिया के प्रोडक्शन के बारे में। आपको मैंने बिजनेसमैन बनाया था लास्ट लेक्चर में, एमोनिया का प्रोडक्शन भी दिया था आपको। तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको बोला टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है हीट रिलीज होने की वजह से, तो आपको टेम्परेचर पहले से कम रखना है। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो वहां पे रिएक्शन रेट भी कम हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे रिएक्शन होगा। सपोज आपने 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा था, तब 3 घंटे में रिएक्शन होता था, और अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर तो अब 3 दिन लगते हैं। तो ऑब्वियसली आपको वहां पे ध्यान रखना ही होगा। तो आपको ऐसा टेम्परेचर डिक्रीज करना है कि उसका ज्यादा इफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन पे ना हो, और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको कैटलिस्ट यूज करना है ताकि रिएक्शन का रेट डिक्रीज ना हो। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, बस। चलो, Haber process is an exothermic process. According to Le Chatelier principle, rising the temperature shift the equilibrium from left to decrease the equilibrium concentration of ammonia. यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिवर्स रिएक्शन होगा, एमोनिया का अमाउंट कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हाई यील्ड ऑफ एमोनिया, बट एट अ वेरी लो टेम्परेचर इट स्लो डाउन द रिएक्शन एंड thus कैटलिस्ट इज यूज्ड। तो आपको ऐसा टेम्परेचर लेना है जहां पे रिएक्शन का रेट भी कम ना हो, कैटलिस्ट भी यूज हो सके, और एमोनिया का प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा मिले। समझ में आया? चलो, अब इसको अच्छे से समझने के लिए उन्होंने एक हमें एक्सपेरिमेंट दिया है। अच्छे से ध्यान रखना यहां पे बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम can be demonstrated by taking NO2 gas which is brown in color and N2O4 gas which is colorless। आपने क्या किया, आपने NO2 गैस लिया और Na2 गैस को मिक्स करके उनमें से N2O4 गैस बनाया, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखना, ब्राउन कलर N2O4 का है, यानी कि रिएजेंट का ब्राउन कलर है, प्रोडक्ट का कलरलेस। ठीक है, अब आपको 3 अलग अलग पानी से भरे हुए बीकर लेने हैं। पहला जो है बीकर, उसमें ठंडा पानी होगा। दूसरा जो बीकर है उसमें रूम टेम्परेचर पे पानी होगा, और तीसरा जो बीकर है वहां पे गर्म पानी लिया है आपने, हीटेड वाटर। ठीक है, पहले आपकी टेस्ट ट्यूब में जो NO2 भरा हुआ है उसको आपने बीच वाले बीकर में रखा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए। 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे NO2 से भरे हुए ब्राउन कलर के। अब उनमें से एक टेस्ट ट्यूब को मैंने ठंडे पानी में रखा, एक टेस्ट ट्यूब को गर्म पानी में रखा। तो आपने जहां पे ठंडे पानी में NO2 रखा होगा, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर जहां कम होगा वहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि कलरलेस की ओर जाएगा। जो ठंडे पानी में हमने टेस्ट ट्यूब रखा है वहां पे ब्राउन कलर कम हो जाएगा, और जहां पे गर्म पानी पे है वहां पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन की ओर ब्राउन कलर की ओर रिएक्शन जाएगा, वहां पे ब्राउन कलर बढ़ेगा। देखो एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले NO2 गैस हम बनाएंगे, कॉपर को HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे और 2 टेस्ट ट्यूब 5 ml की भरेंगे उनसे। ठीक है, और दोनों में टेस्ट ट्यूब का ब्राउन कलर सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल अमाउंट में NO2 गैस होना चाहिए, और फिर उसको एरेल्डाइट से एयर टाइट स्टॉपर से सील कर देंगे ताकि NO2 वहां से रिलीज ना हो। अब मैंने 3 250 ml के बीकर लिए, 1 2 3 उसको नंबर दिया। पहले में मैंने फ्रीजिंग वाटर रखा, दूसरे में रूम टेम्परेचर पे वाटर रखा, और तीसरे में हॉट वाटर रखा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैं दोनों टेस्ट ट्यूब को रूम टेम्परेचर वाले बीकर पे 10 मिनट तक रखूंगा। ओके, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब को मैं बीकर 1 में ऐड करूंगा जिसमें ठंडा पानी था, और एक टेस्ट ट्यूब को बीकर 3 में ऐड करूंगा जिसमें गर्म पानी था। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक के ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का,
टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिवर्स रिएक्शन होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। यानी कि पहले टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीसरे टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड वेरी वेल इन दिस एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एट लोअर टेम्परेचर इन बीकर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ N2O4 occurs because reaction is exothermic and intensity of brown color decreases, while in beaker 3 high temperature favors the reverse reaction. That's why formation of N2O4 occurs and brown color intensity increases. समझ में आया? अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा? तो ज्यादा टेम्परेचर पे फॉरवर्ड और कम टेम्परेचर पे रिवर्स। जैसे कि यहां पे नीचे एक इक्वेशन दिया है, ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएजेंट है पिंक है, प्रोडक्ट ब्लू है। सो रूम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम सेट करने के बाद अगर हमने ठंडा किया तो हमें पिंक कलर मिलेगा रिवर्स रिएक्शन की वजह से, और अगर इंक्रीज किया तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। समझ में आया अच्छे से? क्लियर सारी चीजें? तो ये इफेक्ट था टेम्परेचर का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैटलिस्ट के इफेक्ट के बारे में कि कैटलिस्ट क्या इफेक्ट करता है। देखो, कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर पे, सॉरी इक्विलिब्रियम पे, वो सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है, यानी कि रिएक्शन जल्दी से करवाएगा बस। अगर आपका केसी ज्यादा है तो जल्दी से रिएक्शन होगा, केसी कम है तो कैटलिस्ट का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन दोनों पे अच्छे से एक जैसा ही इफेक्ट करता है। ओके, चलो। सो द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे for the conversion of reactant to the product. It increases the rate of forward reaction and reverse reaction that pass through the same transition state and does not affect the equilibrium. Equilibrium पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। Catalyst lower the activation energy for the forward and reverse reaction by exactly the same amount. आपने जो रिएक्शन किया है उस रिएक्शन का फॉरवर्ड प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस सेम अफेक्टेड होगा। अब किसी भी चीज को रिएक्ट करवाने के लिए उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ज्यादा डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। वो दोनों का, प्रोडक्ट का और रिएजेंट का एक्टिवेशन एनर्जी सेम अमाउंट पे इफेक्ट करता है। यानी कि कैटलिस्ट कहीं पे भी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, रिएक्शन के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है बस। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन of the reaction mixture. It does not appear in the balance equation as well. यानी कि वो हमारे केसी के फॉर्मूला में कहीं पे भी लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, let us consider the formation of NH3. अगेन हेबर प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर प्रेशर इंक्रीज किया, प्रोसीड विथ डिक्रीज इन टोटल मोल्स फॉर्म कंपेयर टू द रिएक्शन। सो इक्विलिब्रियम constant decreases with increase in the temperature. At a low temperature, rate decreases and it takes long time to reach at the equilibrium, whereas higher temperature gives poor yield. यानी कि अगर टेम्परेचर कम किया तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा, इंक्रीज किया तो कम प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम टेम्परेचर इतना कम करेंगे कि हमें सुटेबल अमाउंट में प्रोडक्ट मिले, और वहां पे हम कैटलिस्ट को डाल देंगे। साथ में हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे क्योंकि वो लेसर मोल से ज्यादा मोल से कम मोल की ओर रिएक्शन जाएगा। ठीक है, हेबर ने क्या किया, कैटलिस्ट आयरन यूज किया जो हमें कम टेम्परेचर पे ज्यादा रेट देगा, यानी कि ज्यादा प्रोडक्ट देगा, और उसने साथ में प्रेशर भी इंक्रीज किया। समझ में आया? सो ऑप्टिमम कंडीशन क्या रहेगी, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर। ओके, चलो। सिमिलरली एक दूसरा रिएक्शन है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते थे, वहां पे केसी वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन है ये। तो उसको फास्ट करने के लिए मैं
प्लेटिनम यूज करता हूं या फिर V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करता था, जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा। अब मैंने एक बात आपको बोली थी, अगर Kc कम होगा तो कैटलिस्ट का इफेक्ट भी कम होगा, Kc ज्यादा है तो कैटलिस्ट का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ये एक चीज आपको याद रखनी, ठीक है। तो यहां पे हमने जितने भी फैक्टर्स आपके इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते थे वो सारे फैक्टर्स हमने स्टडी किए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसके ऊपर मैं क्रॉस लगा देता हूं, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस और सॉल्ट भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको भी मैं निकाल देता हूं यहां से, ठीक है। हम डायरेक्टली बात करेंगे हमारी पहली एसिड बेस थियरी, आर्हेनियस एसिड बेस थियरी। ये हम 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वापस से रिवाइज करते हैं। चलो, एसिड किसे कहा जाएगा? जो कि एक्यूएस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन H+ रिलीज करेगा, और बेस किसे कहोगे? जो एक्यूएस सॉल्यूशन में OH- रिलीज करेगा, ठीक है। Acid are the substance that dissociate in water to give hydrogen ions, whereas base are substance that produce hydroxyl ion in aqueous solution. जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड, और जो OH- रिलीज करेगा वो बेस, ठीक है। चलो, अब उसका पहला लिमिटेशन, उसने हर जगह H+ लिया था, जबकि H+ प्रोटॉन है और वेरी रिएक्टिव है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री सॉल्यूशन। सो वो H3O+ बनाएगा, जो आर्हेनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ओके। उसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, याद रखना है। यानी कि H+ पानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और H2O+ H+ हो जाएगा H3O+। आपको पता है ऑलरेडी, ये सिर्फ रिवाइज हो रहा है। उसको हाइड्रेटेड प्रोटॉन भी कहते हैं। बेस में क्या होता है? तो वो OH- रिलीज करता है। अब आर्हेनियस के लिमिटेशन क्या थे? तो वो सिर्फ एक्यूएस सॉल्यूशन पे ही अप्लाई होता है, ये उसका दूसरा लिमिटेशन। और तीसरा, एमोनिया बेस है, उसके पास OH नहीं है, फिर भी ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये हुआ आर्हेनियस थियरी। अब हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी थियरी के बारे में, ठीक है। चलो, ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या किया था? आर्हेनियस थियरी से OH को हटा दिया। एक्यूएस सॉल्यूशन भी चला गया, OH- भी चला गया, तो उसकी तीन लिमिटेशन एक्चुअली तीनों की तीनों वहां पे चली गई। एक्यूएस सॉल्यूशन और नॉन एक्यूएस दोनों पे अप्लाई होता है ब्रोंस्टेड-लोरी, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रोटॉन रिलीज करता है तो एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है यानी कि H+ एक्सेप्ट करता है तो बेस, तो OH भी निकल गया, और उसने हर जगह H3O+ लिया, तो तीनों लिमिटेशन उसकी चली गई। चलो, डेनिश केमिस्ट जोहान्स ब्रोंस्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस लोरी गिव मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्या थी? एसिड इज द सब्सटेंस which donates the hydrogen ion and base is the substance which accepts the hydrogen ion. एसिड H+ रिलीज करेगा, बेस H+ एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एसिड हो गए प्रोटॉन डोनर्स और बेस हो गए प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। सिंपल सी बात है, H+ डोनेट किया तो एसिड, H+ एक्सेप्ट किया तो बेस, ठीक है। चलो देखो, यहां पे NH3 बेस है, उसने H+ एक्सेप्ट किया और NH4+ में कन्वर्ट हुआ, तो NH3 हुआ बेस, और NH3 जो प्रोडक्ट बनाएगा वो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड, क्योंकि प्रोटॉन ऐड हुआ। अब H2O ने प्रोटॉन रिलीज किया, H+ रिलीज किया, तो H2O हो गया एसिड, और उसमें से बना OH-, जो के बना उसका कॉन्जुगेटेड बेस। यहां पे हम कॉन्जुगेटेड पेयर के बारे में बात करेंगे। NH3 बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड NH4+, और H2O एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस OH-, ठीक है। अ बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। यहां पे OH- रिलीज होता है, इसलिए ये बेसिक है, और यहां पे NH3 का बेसिक नेचर प्रूव किया इसने। In this reaction, water molecule act as a proton donor and ammonia as a proton acceptor. Thus, water is Bronsted-Lowry acid and NH3 is Bronsted-Lowry base. अब उससे रिवर्स बात करो तो NH4+ H+ रिलीज करेगा तो वो हुआ एसिड, और OH- H+ एक्सेप्ट करेगा तो वो हुआ बेस। तो यहां पे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बनेगी।
NH3 का कॉन्जुगेटेड होगा NH4 प्लस, NH3 बेस तो NH4 प्लस एसिड, और OH माइनस का कॉन्जुगेटेड पेयर होगा H2O, OH माइनस बेस तो H2O एसिड। क्लियर? द एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। और दूसरी बात, अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होगा, अगर एसिड स्ट्रांग है कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा, वो प्रॉपर्टी भी ऑपोजिट हो जाएगी। चलो, OH minus is called conjugated base of H2O, whereas NH4 plus is called conjugated acid of NH3. If Bronsted-Lowry acid is strong, it will give weak base, and if acid is weak, it will give strong base. Okay? It may be noted that conjugated acid has one extra proton, and each conjugated base has one less proton. और बेस का काम है H प्लस एक्सेप्ट करना, एसिड का काम है H प्लस डोनेट करना। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड के नेचर को प्रूव करते हैं। चलो, HCl एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा। देखो, HCl से हो गया Cl माइनस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड तो Cl माइनस वीक बेस, ठीक है। H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो हो गया बेस, H3O प्लस बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इट कैन बी सीन इन द अबव रिएक्शन दैट water act as a base because it accepts the proton. Species H3O plus is produced when water accepts the proton from HCl. Therefore, Cl minus is the conjugated base of HCl and HCl is the conjugated acid of Cl minus. दोनों एक दूसरे के पेयर हुए। Similarly, H2O is the conjugated base of H3O plus, and H3O plus is the conjugated acid of base H2O. It is interesting to observe that H2O act as a acid and base both. It is amphoteric by nature. जब HCl लिया था तो वाटर बेस हो गया, और जब हमने एमोनिया लिया था तो वो वाटर एसिड हो गया था। अब कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के बारे में कुछ एक प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलो, यहां पे कॉन्जुगेटेड बेस बताने हैं आपको एसिड के। चलो, HF का तो H प्लस निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। HF से H प्लस निकाल दो, F माइनस। H2SO4 से H प्लस निकाल दो, HSO4 माइनस। और HCO3 माइनस से H प्लस निकाल दो, CO3 माइनस 2। तो ये तीनों हो गए उसके कॉन्जुगेटेड बेस। अब कॉन्जुगेटेड एसिड फाइंड करने हैं, तो इसमें H प्लस ऐड कर दो, NH2 माइनस में H प्लस ऐड करो, NH3, NH3 में H प्लस ऐड करो तो NH4 प्लस, और HCOO माइनस में H प्लस ऐड करो, HCOOH। ये तीनों हो गए उसके कॉन्जुगेटेड एसिड। चलो, अब यहां पे चार ऐसे कंपाउंड दिए हैं जो एम्फोटेरिक है, यानी कि वो कॉन्जुगेटेड एसिड भी देते हैं, बेस भी देते हैं। चलो, सबसे पहले एसिड बनाओ, तो एसिड के लिए हमें H प्लस रिलीज करना है। H2O से H प्लस रिलीज करो, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है ना, तो हमें H प्लस ऐड करना होगा। चलो, इसमें H प्लस ऐड करो तो H3O प्लस, HCO3 माइनस में ऐड करो तो H2CO3, HSO4 में ऐड करो तो H2SO4, NH3 में ऐड करो तो NH4 प्लस। अब बेस बनाना है तो H प्लस रिलीज कर दो, H2O का बेस हो जाएगा OH माइनस, इसका CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, इसमें से H प्लस रिलीज करो तो NH2 माइनस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ये तीनों। ऐसे क्वेश्चंस जीनीट में पूछे जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। लास्ट एसिड बेस थियरी है हमारा लुईस एसिड बेस थियरी, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी। ब्रोंस्टेड-लोरी ने प्रोटॉन से काम किया था, इसने इलेक्ट्रॉन से काम किया है। एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो हो जाएगा बेस, ठीक है। G.N. Lewis in 1923 defined acid as a species which accepts the proton electron pair, whereas base which donates the electron pair. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बेस, ठीक है। There is not much difference between Bronsted-Lowry and Lewis concept.
as base provide lone pair in both the cases. However, in Lewis concept, many acid do not have proton. काफी सारे एसिड ऐसे हैं जिसके अंदर H प्लस नहीं है, फिर भी वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और एसिड की तरह काम करते हैं, जैसे कि BF3. ये एक ही लिमिटेशन था ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी का, BF3 एसिड है, वो प्रूव नहीं कर पाता था. चलो, तो वो यहां पे प्रूव होता है. BF3 डज नॉट हैव प्रोटॉन, स्टिल इट एक्ट एज ए एसिड, रिएक्ट्स विथ HNO3 एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. BF3 इलेक्ट्रॉन लेगा, NH3 इलेक्ट्रॉन देगा. सो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो हो जाएंगे लुईस एसिड, जैसे कि AlCl3 प्लस चार्ज वाले सारे और नेगेटिव चार्ज वाले सारे हो जाएंगे लुईस बेस, जहां पे लोन पेयर होगा. देखो यहां पे डिफरेंस बताओ. OH माइनस नेगेटिव साइन है, लोन पेयर है, लुईस बेस. F माइनस नेगेटिव साइन है, लोन पेयर है, लुईस बेस. H प्लस पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, दैट्स व्हाई लुईस एसिड. एंड BCl3, Cl माइनस बोरॉन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, सो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उसकी वजह से BCl3 भी लुईस एसिड. In the next lecture, we will discuss about ionization of acid and base. So, that's all for this lecture. Thank you so much.